स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे। देखो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चंस किए थे सिमेट्री से रिलेटेड, उसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके, नाउ ये देख लेते हैं कि भी किस तरीके से ये आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की सिमेट्री होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ पर देखो कौन सी सिमेट्री यूज़ करेंगे वो आपको देखना है। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की थी। मैंने बात की थी कि जहाँ पर भी अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो जिस भी एक्सिस के अबाउट जब हम उस पर्टिकुलर नेटवर्क को कट करते हैं तो जो भी पॉइंट मेंशन होंगे, वो जो पॉइंट होंगे जिनके अबाउट वो सिमेट्री को शो कर रहे हैं, वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे, यानी वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। इसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ ये इस तरीके का एक नेटवर्क आपको गिवन है और हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? देखो, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सिमेट्री देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस नेटवर्क को मैं कुछ इस तरीके से जो है इस तरीके से मैं इसको कट कर दूँगा। यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐसे कट कर दिखाई दे रहा आप लोगों को। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अब आप देखें, अगर आप इस साइड के लेफ्ट पार्ट को अगर आप देखें तो वो एज इट इज राइट पार्ट के इक्वल होगा, है कि नहीं? सिमेट्री नज़र आ रही है आपको अच्छे से? ओके, नाउ ये पॉइंट हमने मेंशन किया है। अच्छा, ये वाला पॉइंट मेंशन किया है, तो हमें ना ये मानना है कि ये दो पॉइंट जो होंगे, ये वाला पॉइंट जो भी है, मैं मान लेता हूँ सपोज ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट मैंने मान लिया डी पॉइंट है, तो ये दोनों जो पॉइंट होंगे वो सेम सिमेट्री पे होंगे। तो एक अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हम जब भी ऐसे प्रॉब्लम करें तो हम एक साइड के ही, यानी लेफ्ट साइड के या फिर राइट साइड के ही नेटवर्क को सोल्व कर लें, उसके बाद उसको जस्ट डबल कर दें, क्योंकि सेम सिमेट्री आपको राइट में मिल रही है अगर आप लेफ्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें अप्लाई करनी है इसमें। अब देखो, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है तो बेसिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं केवल लेफ्ट साइड का बना देता हूँ। देखो, सी और डी एक ही पॉइंट है, सी और डी आपका क्या है, एक ही पॉइंट है। तो मतलब जो सी है वो ही डी है, यही तो बोलेंगे, जो सी है वो ही डी है। तो यहाँ से देखो, मैं लेफ्ट साइड का बना देता हूँ तो उसका कुछ इक्विवेलेंट ऐसा होगा। मैं केवल लेफ्ट का बना रहा हूँ, राइट का भी एज इट इज़ वैसा ही होगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस आर हो गया, इसके बाद ये तो चल ही रहा है रेजिस्टेंस आर, इसके बाद ये भी रेजिस्टेंस आर चल रहा है। ओके, और आप ना इस पॉइंट को सी और डी के पॉइंट को एक ही बना लो। तो ये हमारा सी और डी एक ही पॉइंट है। तो आपके पास यहाँ पे देखो, ये यहाँ से आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से होते हुए आ रहा है। मतलब ये कितना है, R/2 है कि नहीं? R/2 क्यों है? क्योंकि देखो, बीच में सिमेट्री तो तभी होगी ना कि ये R है तो ये कितना होगा, इस साइड R/2 तो इधर भी R/2, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट R होगा। तो हमने इस सिमेट्री का यूज़ कर लिया। तो मैं केवल लेफ्ट साइड का बना रहा हूँ, राइट साइड का नहीं बना रहा। मुझे क्या करना है कि लेफ्ट साइड के जो नेटवर्क है उसको मैं जब भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो जस्ट डबल कर दूंगा। बहुत ईजी सा एक कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो आपके पास ये कैसे सोल्व होने वाला है, ये R है। अब ये देखो, ये दोनों को देखो, आप इनके बीच में आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, ए और इसके बीच में निकाल रहे हो, ठीक है? यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को देख लो आप, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यानी ये यहाँ से अगर कुछ करंट भी फ्लो करा देता हूँ तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, इधर और इधर जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो जो पैरेलली कनेक्टेड है तो हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कौन सा? यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ R1 R2, तो R/2, R1 R2 हो गया, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2। इसे मैं सोल्व करता हूँ। जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा R/3, ठीक है? इस टर्म को मैंने सोल्व कर लिया, R/3 हो गया।
तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मुझे मिल गया, इन दोनों का जो है इक्विवेलेंट, यहाँ से इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें मिला है, कितना मिला है, r/3 मिल रहा है, ठीक है ना। r/3 हम इन दोनों का इक्विवेलेंट ले रहे हैं, ठीक है, ये इक्विवेलेंट r/3 है। ओके, तो मैं क्यों ना इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूँ। तो मैं आगे फर्दर इसको सॉल्व करूँगा, तो मैं ये ब्रांच ही हटा देता हूँ। देखना आप इससे पहले जो चीज़ें हैं उसको आप राइट डाउन कर लेना ताकि कोई गलती ना हो आपसे। और ये अब इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया r/3। बहुत बेसिक है। हमें क्या करना है, जिस पॉइंट के अबाउट नेटवर्क को सोल्व करना उसको नहीं छेड़ना है, बाकी उससे अलावा जो चीज़ें हैं उनको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा r था। तो अब ये देखो, ये दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इट विल बी r प्लस r/3 हो जाएगा, है कि नहीं। इन दोनों का सीरीज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा r प्लस, यानी बोलता हूँ मैं r प्लस r/3। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 4r/3, तो ये आ जाएगा 4r/3। ओके, अब आप देखें कि ये जो 4r/3 जो इन दोनों का आया है, ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो फाइनली हम बहुत इजी तरीके से इसको ये लिख सकते हैं कि भाई पैरेलली कनेक्टेड है, तो मुझे पता है कि इसका इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 4r/3, और ये इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4r/3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 4r/3 प्लस आर। एंड जब मैं इसको फाइनली जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4r डिवाइडेड बाई 7r। दिस इज ओके। तो ये हमारा ए से सी तक का आया है, ठीक है, ए से सी तक का आया है, ए से डी तक का बोल सकते हैं हम। अब देखो मैंने क्या किया, केवल लेफ्ट साइड के ही नेटवर्क को सोल्व किया। मैंने राइट साइड के नेटवर्क को नहीं सोल्व किया, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट साइड की जो सिमेट्री है वो राइट साइड के इक्वल है। तो क्यों ना मैं उसको जस्ट डबल कर दूं। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। तो फाइनली जब मैं डबल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और मैं इसको कर दूंगा जस्ट डबल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4r/7r। तो फाइनली ये आंसर हमारा आ जाएगा 8r/, r तो कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, r कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8r/7, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसको हमने एक सिमेट्री से किस तरीके से यूज़ किया है। तो सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है। तो आप सिमेट्री से रिलेटेड जो भी पार्ट के क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, अगला जो अपना टॉपिक है वो देख लेते हैं। अपना जो टॉपिक है वो ये है, मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे, इस एग्जाम्पल के साथ हमने शुरुआत की थी। अब टॉपिक पढ़ेंगे हम, उस पर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम पढ़ते हैं अभी। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन करना है, तो पहले मैं आपको समझा दूं। हमारे पास एक सेल है, तो हम सेल को जनरली इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। हमें इसको डिफाइन करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करूँगा, मैं एक सेल बना रहा हूँ, दिस इज द सेल। तो करंट अगर मैं इस सेल को किसी सर्किट से कनेक्ट कर दूँ, कोई सर्किट है उसके साथ कनेक्ट कर दूँ, कुछ इस तरीके से अगर मैंने मान लो इसको कनेक्ट कर दिया है, किसी वायर के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया जिसका लोड रेजिस्टेंस है सपोज दैट कैपिटल R है ना। तो देखो क्या होता है, करंट जो है, करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, करंट ऑलवेज फ्लो करती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ करंट फ्लो करेगी। लेकिन इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो सेल बनता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जो आयंस फ्लो करते हैं ना, इसमें तो क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है। लेकिन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज आयंस होंगे, वो आयंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जब उन आयंस का यहाँ पे जब वो जो आयंस होंगे उन आयंस का मोशन होता है,
तो वो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फिलअप होता है, तो वो उसको अपोज करेगा यानी इनके मोशन का अपोज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का वो होता है, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये जो आयंस मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आयंस मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो उनके फ्लो का जो अपोजिशन होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जनरली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बेसिकली कुछ बातों पर डिपेंड करता है। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हम जनरली उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन आपने दी है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन है। दूसरी ये डिपेंड करता है कि जो दो इलेक्ट्रोड होंगे आपके पास, जो दो इलेक्ट्रोड होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होंगे, ठीक है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के भी क्या होता है, ये डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात हम करते हैं, अगर मान लो आपने इलेक्ट्रोलाइट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैसे? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। चौथी बात हम बता देते हैं यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका ये भी समझ लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोड के एरिया के, यानी कितना एरिया जो है उस इलेक्ट्रोलाइट में सबमर्ज्ड है, ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का जो होता है वो दो इलेक्ट्रोड के का कितना पार्ट डूबा हुआ है, ठीक है, कितना पार्ट डूबा हुआ है उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन बनाए तो हम बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ आयंस। उसके आयंस के फ्लो होने में जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इलेक्ट्रोलाइट वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। और दीज आर द फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस, कंसंट्रेशन, डिस्टेंस और उसका नेचर कैसा है, इन सारी चीज़ों पर जो है इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट, इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, तो ये तो था अपना इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किया है। वैसे केमिस्ट्री का पार्ट है बट फिर भी आपको देखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कि हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तो हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अब, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। इसको मैं टर्मिनल वोल्टेज कहूँगा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ध्यान से समझे, अच्छे से समझे इसे। वही एक बार दोबारा से एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये कोई सेल है हमारे पास, ये सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, जिसका ईएमएफ हमारे पास ई है, और उस सेल के इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल आर जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो सेल है, इस सेल को मैंने किसी एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस लिया जिससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखें आप, अब आपको पता है कि ये जो सेल है, जब हम इसको क्लोज सर्किट में देख रहे हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगी, तो करंट आई फ्लो कर जाएगी। तो पहले हम इस करंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो वो भी निकाल सकते हैं हम। तो देखो किस तरीके से निकालोगे, तो हम यहाँ से करंट की वैल्यू अगर हम बात करें तो हम इसको यू लिख सकते हैं,
करंट जो होगी वो कितनी होगी, नेट ईएमएफ ई है, ईएमएफ तो ई है, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से करंट आ गई, जो मैं करंट यहाँ से सोल्व कर चुका हूँ। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे फर्दर लिखूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू कैपिटल आई आर आई स्मॉल आर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू आ जाएगा E माइनस आई स्मॉल आर। तो आप ध्यान दें, टर्मिनल जो पोटेंशियल होता है यानी टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वो हमेशा किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा तब डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल ऑफ द सेल का, कब, जब आपका सर्किट किस में होगा, क्लोज सर्किट होगा, क्योंकि अगर क्लोज सर्किट होगा तभी तो सर्किट से ये करंट लेगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज हम लेंगे, ठीक है, जो भी वोल्टेज लेंगे उस वोल्टेज का ही नाम है टर्मिनल वोल्टेज, और वो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेंगे, क्योंकि सेल से ये करंट ले रहा है। ठीक है, जब सेल से करंट लेगा तभी तो हम क्लोज सर्किट की बात करेंगे और तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही इसका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। हम इस टर्मिनल वोल्टेज को V से डिफाइन कर लेते हैं। सो V, इसको हमने V बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ठीक है, सो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। हम इसको और अच्छे डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी, उससे भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखो, किसी सेल का ईएमएफ आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज किस तरीके से डिफाइन करते हो, ये वाली इक्वेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन का मतलब है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू द, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल्स, ठीक है, इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है, इन ए क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट में देखा जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब मैं यहाँ पे कुछ केसेस बना लेता हूँ। सपोज दैट मैंने एक पहला केस बनाया, आप ध्यान से समझेंगे इसको। केस नंबर फर्स्ट, इसमें अगर मैं मान लो करंट को 0 कर देता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर करंट को 0 कर देता हूँ। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर करंट आपकी 0 होगी, इसका मतलब करंट आपकी 0 कब होगी, जब आपका सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा। जब सर्किट आपका ओपन है, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया, तो आपके पास करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू E आ जाएगा। तो देखो, ये उस सेल का ईएमएफ होगा। तो सेल का ईएमएफ कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द सेल। कब, व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट आपका ओपन है। तो जब सर्किट ओपन होगा तो उन सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपका सेल का ईएमएफ होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड के केस में, तो सेकंड केस हम ये ले सकते हैं कि सपोज दैट, अब यहाँ से देखने वाली बात है, सेल का ईएमएफ E है ना, सेल का ईएमएफ E है और हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज V आया है। तो अब इन दोनों में से देखो सेल में से, यानी अगर ये वैल्यू देखी जाए तो V ऑलवेज लेस देन E होगा। क्यों होगा, क्योंकि भी सेल जो है उसका ईएमएफ E है और वहाँ से E में से कुछ कम हो रहा है, IR कम हो रहा है ना, E तो नहीं बचेगा ना, E से तो कम ही होगा। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर का मतलब है IR कुछ कम हो रहा है इसमें, तो V की वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होगी, E होगी। ये कब होगा, व्हेन द करंट मैं लिख देता हूँ इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, जब करंट इस सर्किट से ली जा रही होगी, ठीक है ना, जब करंट सर्किट से ली जा रही होगी तो
तो हमेशा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज है वो सेल के ईएमएफ से हमेशा कम होगा। इसे हम एक और केस बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग का केस, कि जब आपका लगातार डिस्चार्ज हो रहा होगा, सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, तब उस केस में हमेशा टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से कम होगी। दूसरा एक और केस हम ये भी ले सकते हैं, जब अगर अपने पास कंडीशन ये है व्हेन द करंट डिलीवर्ड, ठीक है, व्हेन द करंट डिलीवर्ड द सर्किट, जब करंट सर्किट को दी जा रही होगी, कुछ इस तरीके की सिचुएशन, जब देखो ऐसे ली जा रही होगी तब तो ऐसा है, और जब करंट सर्किट को दी जा रही होगी तो वो किधर आ रही होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रही होगी ना। करंट का डायरेक्शन बदल देंगे, ठीक है, जब करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो इट मीन्स उस केस में हमेशा जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होगा, और वो जो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो आएगा अपने पास E+IR। और ये जो केस होता है, इस हम केस को लेते हैं चार्जिंग के केस में। ये हमारा पास जो है चार्जिंग का केस होता है। तो जब कोई सेल चार्ज हो रहा होगा तब तो आपका ध्यान रखें, जब सेल आपका चार्ज हो रहा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होगा। जब सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सेल के ईएमएफ से कम होगा, ठीक है। और जब सेल आपका ओपन सर्किट में होगा तो उस केस में पूरा का पूरा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द टर्मिनल वोल्टेज। नाउ अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं, उनको भी देखेंगे हम। तो ये आपका टॉपिक था जिसको आपको समझना था, दो तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं इसको। आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे केवल ग्राफ की बातें। तो अब हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आपको करंट निकालनी है, मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था इसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल आर का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखनी है, ये तो बस अपनी ज़बान पे रखना है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आप कई सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। ओके, नाउ अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे देख सकता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं ना इसको यू लिख देता हूँ यहाँ से, E इज इक्वल टू, यहाँ से ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये था हमारे पास IR प्लस स्मॉल r, ठीक है। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और फर्दर ऐसे लिख देता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। तो यहाँ देखो, आप इसे, ये तो आपका V था, तो आप इसे ना V लिख सकते हो, V प्लस I इंटू स्मॉल r लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास E माइनस V डिवाइडेड बाई I, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया। जब भी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाए नेटवर्क देके तो कैसे सोल्व करना, अभी हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि भाई V इज इक्वल टू वो था, वो हमारे पास I इंटू आर था। सो I की वैल्यू यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो वो कितना आएगा, V बाई आर आएगा। तो ये वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनली मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी E माइनस V को एज इट इज़ रख दिया हमने, ठीक है, और I की जगह V बाई आर कर दिया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो देखो, जब कोई ऐसा सर्किट दे दिया जाए, मान लो कि आपको दो ईएमएफ, आपको पता नहीं चल रहा, एक ईएमएफ सेल का दे दिया जाए और उसके बाद V दे दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि इन दोनों में से E की वैल्यू जो है ना, E की वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर मिलेगी V से। ऐसी सिचुएशन कभी भी गिवन हो तो आप जहाँ क्वेश्चन में चेक करें, और क्वेश्चन के अंदर दो वोल्टेज इस तरीके से दिए जाएं, जैसे कि मान लो एक दे दिया 11 वोल्ट, तो दूसरा देगा आपको 8.5 वोल्ट, जो इससे कम होगा, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ वो होगा जो ज़्यादा होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम R, कैपिटल R की वैल्यू भी दे दी जाएगी लोड रेजिस्टेंस की, तो ईजिली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये R की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ अब हम ग्राफ की बात कर रहे थे, तो अब हम ग्राफ की बात करेंगे। तो देखो, अब जो है ग्राफ किस तरीके से हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे
तो कई सारे ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, साथ ही सीबीएसई के एग्जामिनेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नाउ अब हम ग्राफ कर लेते हैं, तो ग्राफ देखें कैसे होगा। तो हम ग्राफ बात करेंगे। ग्राफ तो हम सबसे पहले ई वर्सेज कैपिटल आर की बात करते हैं। तो ई वर्सेज कैपिटल आर, ये हमारा पहला है। कैसे देखेंगे? जब सेल आपका ओपन सर्किट में होगा यानी करंट जीरो होगी, तो उस केस में आप रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ा लें, आर की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज कर लें, सेल का ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। जब सेल से कोई भी करंट नहीं ली जा रही होगी, इसका मतलब सेल आपका ओपन सर्किट में होगा, तो ई और आर के बीच में ये ग्राफ आएगा। दूसरा जो हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे वो ये है हमारा, कि अगर मान लो यहाँ पे अगर हम एक और ग्राफ की बात करें, तो ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये वोल्टेज और उसके बीच में बना रहे हैं। नाउ एक और ग्राफ हम बनाते हैं जब सेल से करंट ली जा रही होगी। ठीक है। तो उस केस में किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये हमने लिया टर्मिनल वोल्टेज, तो अभी वही हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको देख लेते हैं। पहले मैं इस साइड का रब कर देता हूँ। नाउ हम सेकेंड जो ग्राफ की बात कर रहे हैं वो हमारे पास है V वर्सेज R। इसका ग्राफ हम देखेंगे। इसका ग्राफ देखो किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं V इज इक्वल टू लिख देता हूँ I इंटू आर, और करंट की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। करंट की वैल्यू आपने यहाँ पे देखी थी, E अपॉन R प्लस आर इंटू ये हो जाएगा R। ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाना है V वर्सेज R का। कैसे बनाएंगे? तो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं ना यहाँ पे R कॉमन ले रहा हूँ, जब R में कॉमन लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल r बाई आर, है ना। अब इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखो ग्राफ जो है ये बना लेते हैं हम यहाँ पे। इस ग्राफ को अगर हम V और E के बीच में, V और किसके बीच में बना रहे हैं, R के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। V और ये हमारा R हो गया। ठीक है। तो ये ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से होगा कि यहाँ सबसे पहले मैं ये वैल्यूज़ देखूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर R की वैल्यू, पहला केस ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस, अगर मान लो सपोज आपके पास R की वैल्यू 0 हो जाए, R टेंस टू 0, R 0 को अप्रोच करे, तो देखो समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है। और 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। 1 प्लस इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 0, यानी कहने का मतलब है V जो है वो आपका कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा जब R 0 होगा। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। नाउ सेकंड अगर हम देखें, सेकंड की बात करें, तो अगर मैं बोल दूं कि स्मॉल r की वैल्यू अगर कैपिटल R हो जाए, स्मॉल r की वैल्यू अगर कैपिटल R हो जाए, तो यहाँ पर R की जगह कैपिटल R पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा। जब इनसे सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू E1 प्लस, तो R की जगह R रख दिया तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, सो ये आ जाएगा E/2 आ जाएगा। तो E/2 ये हो गया, सपोज दैट कि R इक्वल टू R की वैल्यू है, और ये हमारे पास आ गया समथिंग लाइक दिस E/2। ये V की वैल्यू यहाँ पे आई E/2। ठीक है। 2 पॉइंट हमने मेंशन कर लिए। तो उसके बाद तीसरा केस अगर हम लेते हैं, थर्ड केस, तो थर्ड केस में अगर हम बात करें कि R अगर आपका इन्फिनिटी पे अप्रोच करे, जब R आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो R की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो साथ में 1 बच रहा है, तो ये तो 0 है, 1 प्लस 0 1 हो गया। तो V की वैल्यू यानी V की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, E आ जाएगी। ठीक है। तो अब इससे सोल्व कर ले। तो देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से वेरी करता है कि भाई R जब आएगा, R इक्वल टू R पे ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, और जब आपकी R की वैल्यू R टेंस टू इन्फिनिटी, जब आपका R इन्फिनिटी को
अप्रोच करेगा, तो उस केस में आपका जो है ये ग्राफ इस तरीके से वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा इस केस पे जाके, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू कितनी है, v इज इक्वल टू ई वैल्यू है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ग्राफ याद रखना है। तीसरा एक और ग्राफ हम ले लेते हैं, यहाँ पे थर्ड एक और ग्राफ है हमारा, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट के बीच में बना रहे हैं। वो तीसरा ग्राफ जो है V वर्सेज I ग्राफ है। तो हम जो तीसरा ग्राफ ले रहे हैं V वर्सेज I का ग्राफ है, वो देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, और वो इक्वेशन थी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूँ, आई आर प्लस ई। तो ये जो है हमारे पास ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको देखें, तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो किस किस के बीच में बनाना है, v और i के बीच में ग्राफ बनाना है। तो v और i के बीच में ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये v हो गया और ये हमारी करंट i होगी, ठीक है। ध्यान से समझे, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी आप देखें। तो यहाँ देखो, ये अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा, तो ये जो m है ये आपका स्लोप है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, r को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे भी हम चेक कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ मैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की अगर बात करूँगा, तो यहाँ देखें, यहाँ पर y एक्सिस पे क्या जीरो होगा, y एक्सिस पे x एक्सिस जीरो होगा। इसका मतलब I जो है x एक्सिस है और v जो है y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x एक्सिस जीरो होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ करंट क्या है, जीरो है। जब करंट यहाँ पे जीरो है, तो इस इक्वेशन में क्यों नहीं पुट कर देते, जब करंट जीरो होगी तो करंट जीरो होगी, तो v की वैल्यू किसके इक्वल आई, e के इक्वल आई। तो v आपका यहाँ पे e आ गया, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ इस पॉइंट पे x एक्सिस पे क्या जीरो होता है, y एक्सिस जीरो होता है। x एक्सिस की बात करता हूँ, तो x एक्सिस पे यहाँ पे v जीरो कर दो। जब यहाँ v जीरो करोगे, तो जब v को जीरो करोगे, तो आपके पास आ जाएगा v को, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो v को जीरो कर दो, जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा e माइनस आई आर। सो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ e आई आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो e इज इक्वल टू आ जाएगा e बाई आई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू ई बाई ई। तो ये ग्राफ का जो स्लोप है, देखो v और i के बीच में जब आपको पता है v और i के बीच का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है। तो v और i के बीच का ग्राफ जो है उसमें आप देखें ये माइनस ऑफ r है, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप हमेशा पॉजिटिव स्लोप इधर जाएगा, नेगेटिव स्लोप इधर आएगा। वैसे भी हम चेक कर लेते हैं, तो ग्राफ हम बना सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ होगा इस तरीके से, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो ये अपने पास ये है स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, जब आपको ग्राफ दे दिया जाए तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं, ये पूरा टॉपिक जो था वो बेस्ड था इंटरनल रेजिस्टेंस पर। अब एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। उससे पहले मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के 2-4 न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर इसको अगले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, जिनसे कि आपको न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे। थैंक यू।